अब आज हम देखते हैं, दो टॉपिक कवर करेंगे आज कि मनी सप्लाई क्या होता है और मनी सप्लाई में इसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। और इसके बाद मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखेंगे और मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक मनी। हमने उस टाइम देखा था बैंक मनी, कमर्शियल बैंक का बैंक नो मनी। सर, बस बैंक मनी का डेफिनेशन देखे थे। अच्छा अच्छा। तो बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। बैंक, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। तो जितने भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं हमारे, ये हमारे बैंक मनी के कॉन्सेप्ट में कंसीडर किए जाते हैं और दे आर पेबल ऑन डिमांड। दे आर पेबल ऑन डिमांड थ्रू कैश बाय विजिटिंग द बैंक ब्रांच, या फिर डायरेक्टली आप चेक के थ्रू भी विड्रॉल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बैंक मनी। इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं? मनी फ्रॉम अकाउंट टू मेक पेमेंट। बैंक मनी इज नॉन लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी। ये हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी है या फिर ऑप्शनल मनी है, ये चीज ध्यान रखना। सीधे हम चलते हैं मनी सप्लाई पे। तो एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई का मतलब ये हुआ कि पूरे सर्कुलेशन में मनी का फ्लो कितना है, ठीक है। पूरे इकोनॉमी में मनी का फ्लो कितना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो लास्ट में याद होगा हमने फ्लो एंड स्टॉक का कॉन्सेप्ट डिस्कस स्टॉक किया, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो मनी सप्लाई से सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? सर स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक स्टॉक। कॉन्सेप्ट स्टॉक कंसेप्ट हम क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। किया तो इसमें क्या हो गया? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द टाइम। इकोनॉमी। तो पब्लिक के पास जितना मनी है, पूरे इकोनॉमी में जो भी सर्कुलेशन ऑफ मनी है, आउट ऑफ दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी पब्लिक के पास कितना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मनी सप्लाई, ठीक है। अब मनी सप्लाई का मतलब बैंक के पास भी मनी का रिजर्व हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, स्टेट्यूटरी रिजर्व, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है ना। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, एसएलआर, सीआरआर, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आउट ऑफ दैट मनी सर्कुलेशन में हम वो पार्ट मेजर कर रहे हैं जो पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? करेंसी के फॉर्म में हो सकता है, और कॉइन्स के कैश। फॉर्म में हो सकता है, हाँ। और इन द सेम वे डिमांड डिपॉजिट भी अगर पब्लिक के द्वारा बैंक में है तो वो भी हमारा मनी सप्लाई का पार्ट होगा। इसके अलावा मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाएंगी और इसके पार्ट जो भी हैं M1, M2, M3, M4, वो किस तरह से उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो पर्टिकुलर हमें मनी सप्लाई में क्या कंसीडर करना है कि मनी सप्लाई का मतलब सर्कुलेशन, एक इकोनॉमी में मनी का फ्लो कितना है एंड आउट ऑफ दैट पब्लिक के पास मनी का सर्कुलेशन, मनी का फ्लो कितना है। तो वो होगा हमारा मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। फीचर्स में इसका क्या दिखा रहा है? मनी सप्लाई हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, दिखा रहा है ना, ओनली पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज मनी यूजिंग सेक्टर बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म। वो मनी सप्लाई किसके किसके पास हो सकता है? एक इंडिविजुअल के पास हो सकता है और एक हमारा फर्म है, बिजनेस है, उनके पास भी हो सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर और प्रोड्यूसर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर कौन कौन से? मनी क्रिएट कौन करता है? सर आरबीआई, आरबीआई, गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक। अरे उसी को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें तुम्हारा जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसर ऑफ मनी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ही है। एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे मेनली तुम्हारा जो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी है, तुम्हारा गवर्नमेंट है,
और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही तुम्हारा आरबीआई मनी को प्रिंट करती है। तो जब भी प्रोड्यूसर की बात आएगी, मनी क्रिएटिंग सेक्टर, तो उसमें गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ही, बैंकिंग सिस्टम मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये इन्वॉल्व होंगे। स्टॉक इज इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट कंसर्न विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई कौन कौन से हैं। टू मेन कंपोनेंट है तुम्हारे, करेंसी विथ पब्लिक और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। तो करेंसी विथ पब्लिक में तुम्हारा दो चीजें आएंगी, क्वाइंस और पेपर नोट्स। तो क्वाइन में हमारे कौन कौन सा है, 1, 2, 5, 10 10। और इसके आगे का भी कॉइन है? नहीं। नो 20 सर। का 20 का कॉइन आया कि नहीं आया, देखा है किसने? आया है सर, हाँ, आया सर है देखे बट देखे। अभी देखा नहीं है, आया है ना? हाँ आया है। हाँ। और इसके बाद हमारे पास 100, 200, 50, 10, ये सारे भी हमारे पास नोट्स वगैरह हैं, 5 के नोट हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 का 2000 करेंसी है कि नहीं? नहीं है। सर 2000 वाला, 2000 वाला है। 2000 वाला है। जब 500 और 1000 का डिमोनेटाइजेशन के बाद बंद हुआ था, तो 1000 2000 का सर तब नोट से आया नहीं था। आया। 2000 के बाद 500 को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया नए फॉर्म में, लेकिन 1000 का नोट अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से करेंसी नोट्स अभी मनी सर्कुलेशन में है। तो ऑप्शन में आ जाएगा 1000 वाला, तो हमें टिक कर देना होगा 1000 का सर भी। कॉइन्स में सिर्फ 20 तक ही आया है। हम्म, कॉइन्स में सिर्फ 20 तक ही आया है। हाँ अभी हाँ 20 का आया है, अभी 20 के बाद का कोई कॉइन नहीं आया है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। फिएट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है, गवर्नमेंट ने लीगल वे में इसको एज ए अथॉरिटी दिया है कि ये एक करेंसी मनी है, ठीक है। तो फिएट मनी भी कंसीडर कर लेना, फिएट मनी का डेफिनेशन आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। और लीगल टेंडर मनी भी हमारा करेंसी मनी में कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि जब भी कोई भी डिपॉजिट किया जा रहा है और डिपॉजिट होल्डर बैंक में जाएगा और अपने जो भी मनी डिपॉजिट को वहां से विड्रॉल के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देगा, तो बैंक हैज टू पे, बैंक को उनका मनी वापस डिपॉजिट होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी ये डिमांड करेंगे, स्पॉट ऑन द स्पॉट उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में एक चीज दे रहा है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। तो नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड का मतलब क्या है? अब देखो, डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंक डिपॉजिट भी होते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब जैसे स्टेट बैंक इंडिया है और बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया का भी एक अकाउंट हो सकता है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक का एक अकाउंट हो सकता है, इंडियन बैंक का अकाउंट हो सकता है, ठीक है। तो स्टेट बैंक में ये अकाउंट ओपन करके अपना सरप्लस अमाउंट स्टेट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंटर बैंक डिपॉजिट है। तो जब भी मनी सप्लाई की बात करेंगे उसमें इंटर बैंक डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कौन सा डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक का मतलब नेट डिमांड डिपॉजिट। तो उसमें से जब नेट डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे तो उसमें से हमारा इंटर बैंक डिपॉजिट डिडक्ट हो जाएगा। इसी में तुम्हारा ग्रॉस ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का एक कंसेप्ट है। तो वही चीज है, हमने नेट कैसे निकाला, ग्रॉस में से इंटर बैंक डिपॉजिट को माइनस किया तो नेट डिमांड डिपॉजिट निकल गया। तो इट मीन्स कि जो हमारा ग्रॉस डिमांड डिमांड डिपॉजिट है उसमें हमारा इंटर बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड है। क्लियर? यस सर। ये तो हमने देख लिया कि एक तो इंटर बैंक डिपॉजिट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इंटर बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा एक चीज और इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्या चीज? टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी इसको बोला जाता है।
तो या फिर फिक्स डिपॉजिट। तो फिर टर्म डिपॉजिट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सपोज कर लो फिक्स 1 वीक अमाउंट को फिक्स करना। फिक्स करना। तो हमने एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड होता है फॉर विच यू कैन फिक्स योर मनी फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उतने टाइम के लिए जब अमाउंट फिक्स हो जाएगा, तो बिफोर दैट यू कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी विदाउट पेइंग पेनल्टी। इन सम केस यू कैन विड्रॉ दैट मनी बट यू हैव टू पे पेनल्टी। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो आपका कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे M1 की बात हम कर रहे थे। व्हाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट। तो यहाँ पे मनी सप्लाई का पार्ट तुम लोगों को क्लियर हो गया। मनी सप्लाई में कंपोनेंट ऑफ मनी में हमने देखा कि एक करेंसी विद पब्लिक है और दूसरा हमारा डिमांड डिमांड डिपॉजिट डिपॉजिट विद बैंक। बैंक। तो करेंसी विद पब्लिक का मतलब जितने भी पब्लिक है उनके पास जो भी कैश है, करेंसी है, क्वाइंस है, वो तुम्हारा इसमें कंसीडर किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक। जो भी डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट हमने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है और वो टर्म डिपॉजिट या फिक्स अमाउंट नहीं, हमने एक सेविंग अकाउंट खोला हुआ है। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या कौन कौन से अकाउंट आएंगे, दो तरह के अकाउंट आएंगे, इसको ध्यान रखो। एक होगा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कोई भी इंडिविजुअल खोल सकता है और करेंट अकाउंट भी इट इज करेंट जनरली फॉर बिजनेसमैन। जनरली फॉर बिजनेस। तो बिजनेस पर्पज से आप करेंट अकाउंट खोलते हो, उसमें भी कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो हमें उस पर नहीं जाना है। सीधे है कि कोई भी इंडिविजुअल एक सेविंग अकाउंट खोल सकता है, वो डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होगा। करेंट अकाउंट एक बिजनेसमैन और फर्म खोल सकता है, वो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट के पार्ट होगा। और डिमांड डिपॉजिट इसलिए है कि यू कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये दो चीजें आपके मनी सप्लाई में कंसिडर की गई। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला हो गया M1। M1 में क्या क्या चीजें कंसिडर की जा रही हैं, यहाँ से देख लेते हैं। M1 एक तो करेंसी, ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। दूसरा इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। विद कमर्शियल बैंक। और तीसरा क्या है, अदर अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। अदर डिपॉजिट। यहाँ पे ध्यान देगा, ये तो पब्लिक के पास है और ये डिमांड डिपॉजिट किसके पास है, सो हाउस होल्ड। कमर्शियल बैंक के पास है। हाँ डिपॉजिट बैंक के पास ही होगा ना, हाँ सर। समझ रहे हो ना। और ये ये अदर डिपॉजिट किसके पास है, सर आरबीआई। हाँ बताओ। करेंसी और क्वाइंस विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। अदर डिपॉजिट उतना ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट इसमें होता है। और ये इंडिया का नहीं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक का कुछ हिस्सा यहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। मेन हमारा इसमें यही दो चीज़ होता है, करेंसी विथ पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। और प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ये याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि M1 के कौन कौन से पार्ट हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा इसी में। यहाँ पे तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट की जगह और इतने के बाद एक यहाँ दे देगा, सपोज कर लो, कह देगा कि यहाँ टर्म डिपॉजिट भी है। तो वहां से तुमको बताना होगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। क्लियर। M1 के बाद हम देखते हैं कि M2 क्या होता है। M2 में क्या क्या चीजें कंसिडर की जाएंगी। M2 में M1 तो होगा ही, मतलब ये सारे आइटम CCDD OD, प्लस एक पार्ट और ऐड होगा इसमें, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो अगर पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग डिपॉजिट है, अगर उसको हमने M1 में ऐड कर दिया, तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा और ये जो टोटल आएगा, ये हमारा पार्ट बन जाएगा किसका, M2 का। सर हाँ, सर ये M1 M2 ये है क्या? हमने अभी ये मनी सप्लाई पढ़ा ना। हाँ
तो मनी तो सप्लाई ये को उसको वो मेजर करने के वे हैं। तो मनी सप्लाई क्या? को, हाँ हाँ बताओ। सर बताइए आप। हाँ, मनी सप्लाई को मेजर करने के हमने 4 फॉर्मूले बना रखे हैं। अब मनी सप्लाई हमने क्या देखा कि मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास कितना मनी है, ठीक है। टोटल इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन है वो पब्लिक के पास कितना है। तो हमने ये वाला सारा चीज देखा कि ये सीसी डी ओडी सब, ओडी को छोड़ दिया जाए, ये M1 का पार्ट लिया गया है। तो ये हमारा पब्लिक के पास ही है, यहाँ तो डायरेक्टली पब्लिक के पास है, और ये डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है। तो एक्चुअली बैंक के अब पास है। देखो, जैसे हम मार्केट में निकल रहे हैं, ये पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में मनी फ्लोट कितना कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूँ कि तुम्हारे घर में फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके पास बहुत सारे अमाउंट, बहुत सारे बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी अमाउंट होंगे उसमें से वो खर्च करने वाले अमाउंट कितने हैं, या फिर वो अमाउंट जो तुम्हारे फैमिली मेंबर इजीली खर्च करना चाह रहे हैं, वो अमाउंट जो इजीली घर से बाहर लेके जा सकते हैं कोई भी आइटम परचेज करने के लिए, कंजम्पशन के लिए। और एक अमाउंट जो इस फॉर्म में है कि वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे मनी सर्कुलेशन का, सप्लाई का वो पार्ट जो आम जनता के बीच में है, वो पूरे इकोनॉमी में फ्लोट कर रही है, वो किसी रिजर्व के फॉर्म में नहीं है। अब जैसे आरबीआई के पास भी जो भी मनी है, ठीक है, मनी इन द फॉर्म कि आरबीआई के पास जितने भी प्रिंटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो आरबीआई क्या करेगा, सबको मार्केट में तो नहीं डालेगा, सबको इकोनॉमी में तो नहीं डालेगा। नहीं। जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो मनी फ्लोट करेगा मार्केट में। तो मार्केट में फ्लो किस फॉर्म में कर सकता है, आगे हम पढ़ेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इस तरह के अच्छा। जब भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, वहां से मनी जो गवर्नमेंट के पास है, जो आरबीआई के पास है, वहां से निकल के पब्लिक के पास आती है। और इन द सेम वे ओपन मार्केट ऑपरेशन का ही जब मैं एग्जांपल लेता हूं, तो पब्लिक के पास जो मनी है, जो उनके जेब में है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जब ट्रांजैक्शन आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वहां से मनी सप्लाई निकल के गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो हम इसका फ्लो देखते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे ये इकोनॉमी है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, इसमें पब्लिक के पास मनी कितना है, हम इसमें पब्लिक के पास मनी कितना है, यहाँ आरबीआई के पास का जो अमाउंट है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। रिजर्व का अमाउंट जो कमर्शियल के बैंक के पास है वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि है तो ये भी मनी, लेकिन ये क्या है, ये बैंक के पास रिजर्व के फॉर्म में है, ये सर्कुलेशन में नहीं है, ठीक है। यस। अब समझ में आया। यस सर। तो हम इसमें वही मनी काउंट कर रहे हैं जो एक्चुअल में इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है, जो पब्लिक के सर। पास है। तो जो इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है, करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, ये हो गया हमारा सर्कुलेशन का पार्ट, और यही हमारा मनी सप्लाई टर्म कंसीडर किया जाता है। और इसमें जब मनी सप्लाई को मेजरमेंट की बात करते हैं, तब जाके हमारे ये 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, M1, M2, M3 और M4। सर हम्म। सर ये जो 4 कंसेप्ट है, इन चारों को नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं ना हाँ, वही तो बताने जा रहा हूँ। सर। तो लेकिन बॉर्डर मेजर ऑफ मनी सप्लाई किसको बोलते हैं? देखो, मेजरली नैरो मनी M1 को बोला जाता है, और ब्रॉडर मनी बोला जाता है M3 को। लेकिन अभी तुम्हारे बुक में जो दिया है, M1 और M2 को कंसीडर किया है नैरो मनी, ठीक है, और 3-4 को बॉर्डर मनी। और 3 और 4 को इन्होंने ब्रॉडर मनी कंसेप्ट किया है। और जो हमारा आरबीआई मनी सप्लाई, अच्छा ये ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉडर है, ये हो गया नैरो मनी। M3 और M4 को ब्रॉडर मनी बोला गया है।
और आरबीआई जो मनी सप्लाई पब्लिश करती है, वो पब्लिशिंग में जो मेजरमेंट कंसीडर किया जाता है मनी सप्लाई को मेजर करने का, वो M3 होता है, ये याद रखना। ठीक है, M1 और M2 ये तुम्हारा हो गया नैरो मनी, M3 और M4 हो गया ब्रॉडर मनी तुम्हारे बुक के हिसाब से, तो तुम उसी को कंसीडर करो। आरबीआई जो पब्लिश करती है मनी सप्लाई जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हर इंटरवल पे ये पब्लिश किया जाता है। तो जब भी ये पब्लिश आरबीआई करती है तो वो M3 के अमाउंट को कैलकुलेट करके पब्लिश करती है। ठीक है, M1, M2, M4 को नहीं, M3 को। अब Yes, जब sir. इनका जब पब्लिकेशन होता है तो ये गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ, M3 को ही ब्रॉडर मनी कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। बाकी उनके पब्लिकेशन में M1 का भी अमाउंट होता है, M2 का भी अमाउंट होता है, M3 का भी अमाउंट होता है और M4 का भी अमाउंट उसमें होता है। कभी टाइम मिलेगा या फिर मेरे पास मनी सप्लाई का एक्सेल सीट है आरबीआई का, मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, देख लेना। बाकी वैसे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पे यही देखना है कि मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें नैरो मनी कौन सा है, ब्रॉडर मनी कौन सा है, M1 में क्या क्या चीज हम कंसीडर करेंगे, M2 में क्या क्या चीज हम कंसीडर करेंगे, अब M3 में हम देखते हैं और फिर M4 में। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कहीं कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर उसको क्लियर करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नो सर। No, sir. सही है. ठीक है, M3 में तुम्हारा फिर वही चीज, M1 तो है ही, M3 में M1 तो तुम्हारा है ही, प्लस उसके अलावा नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। तो M1 में हमने क्या क्या देखा था, CC, DD और OD, यही था ना, CC, DD और OD। Okay. तो यहाँ था डिमांड डिपॉजिट, करेंसी विद पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ Currency, करेंसी कॉइन्स एटसेट्रा, और ये ऑडिट गवर्नमेंट का या फॉरेन बैंक का order deposit, डिपॉजिट RBI. आरबीआई, ये विद आरबीआई है। अब इसमें ऐड कर दिया जाए टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट किसका, बैंक का। ठीक है, टर्म डिपॉजिट बैंक का, यहाँ पे भी डीडी बैंक के साथ था ना। अब डीडी के साथ हमने एक एडिशनल आइटम ऐड किया, वो क्या था, टर्म डिपॉजिट। तो ये हमारा ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है। अच्छा, नैरो मनी का मतलब क्या होता है, नैरो इसको क्यों बोला गया? सर ये इतना कम लंबा, components हो गया. सर उसे उतना कम लंबा components ही consider किया जा रहा है उसमें. एक एक करके बोलो, मैं समझ नहीं पाया। सर उसमें कम ही components के उसके consider किए जा हाँ, रहे हैं सर. एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे जैसे हम M3 पे पहुंचे तो M1 तो है ही, एक कंपोनेंट और ऐड हो गया। दूसरे वाले में भी क्या था, M1 तो था ही, एक कंपोनेंट और ऐड हुआ था। तो नैरो में एक तो हो गया कम कंपोनेंट है, और कम कंपोनेंट वो वाले हैं जो मोस्ट लिक्विड है। कैश हमारे पास ये होता है, डिमांड Yes, डिपॉजिट sir. में बैंक में जाएंगे तुरंत हमें मिल जाएगा, तो ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। लेकिन यहाँ पे टर्म डिपॉजिट ऐड हुआ, ये लिक्विड नहीं है। लिक्विड का मतलब समझते हो ना, कि Yes, sir. तुरंत उसको यस कैश में सर। हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes, तो sir. हमारा M1 और M2 नैरो मनी में कंसीडर किया जाता है, और वो होते हैं मोस्ट लिक्विड मनी। और M3 और M4 हमारा हो गया ब्रॉड मनी, और वो होता है हमारा as compared to M1 and M2, they are not as liquid as M1 and M2। क्लियर? तो इसमें Yes, क्या sir. कंपोनेंट ऐड हुआ था, टर्म डिपॉजिट का। लास्ट पार्ट देखते हैं M4 में। M4 में अब हम आ जाते हैं कि M4 क्या होता है, M3 ये वाला पार्ट, और M3 में हम ऐड करते हैं टोटल डिपॉजिट।
टोटल डिपॉजिट किसका? विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो M3 में हमने क्या देखा कि CC था, DD था, OD था, टर्म डिपॉजिट था और टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का एक डिपॉजिट हमारा किस में गया था? यहाँ आया था ना M3 में। यस सर। तो M2 में हमने क्या देखा था? सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस विथ सेविंग बैंक, यही था ना? यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट ही था ना? हाँ सर वही था। लेकिन इसमें हमारा क्या बोल रहा है? टोटल टोटल डिपॉजिट डिपॉजिट। ऑफ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो जब टोटल आ गया यहाँ पे तो सेविंग बैंक भी आ जाएगा, ये वाला DD, यस सर, यस सर। और फिर टर्म डिपॉजिट हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? यस यहाँ यस। पे टर्म हमने डिपॉजिट। यहाँ पे हमने क्या देखा था? यहाँ पे हमने केवल डिमांड डिपॉजिट को एंट्री किया था, लेकिन जब हमने पहुंचा था M3 में तो टर्म डिपॉजिट को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे DD और यस सर, DD यस। ऐड हुआ था ना? हाँ और यहाँ पे हमने अगर M2 को लिया था तो सेविंग डिपॉजिट लिया था यहाँ पे। यस सर, समझ गए। तो यहाँ पे हमने सेविंग डिपॉजिट के साथ टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया। ये टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस हो गया। इसमें एक एक्सेप्शन है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ये डिपॉजिट के बदले पोस्ट ऑफिस में एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उस पर इंटरेस्ट रेट बैंक सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलता है, और ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये हमारा क्लियर हो गया मनी सप्लाई, और यस इसके सर। हो गए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 is the most liquid measure of money supply as all its components are easily used as medium of exchange। देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है, ये हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में इन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, M1 being most liquid and M4 being least liquid। M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मोस्ट लिक्विड, ऑप्शन आ जाएगा M1, M2, M3, M4, उसमें से पूछेगा मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई कौन सा है, तो कौन सा होगा? M1। M1। और लिस्ट लिक्विड होगा तो कौन सा होगा? M4। M4। नेक्स्ट क्या है? M3 इज वाइडली यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो RBI का मैं बता रहा था, M3 के फॉर्म में मनी सप्लाई को पब्लिश किया जाता है। M1, M2 known as narrow money और M3, M4 as broad money supply। RBI release data on money supply in India। RBI डेटा रिलीज करती है मनी सप्लाई का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। बताओ, कोई बताओ क्या होता सर है? उसको भी आरबीआई ही प्रोड्यूस करता है, किसको? हाई पावर मनी। हाँ, RBI एंड गवर्नमेंट दोनों। इट सर कंसिस्ट हाई ऑफ पावर्ड मनी में कैश रिजर्व विद बैंक इंक्लूड होता है। हाई पावर्ड में ना, हाँ, और सर एक और होता है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। तो तुम्हारा हाई पावर्ड मनी का मतलब हो गया करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एज वेल एज कैश रिजर्व विथ बैंक। तो इसको हम हाई पावर्ड क्यों बोल रहे हैं? पहले मनी को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है। मनी में हमने क्या देखा? कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। और हाई पावर्ड मनी में दो चीज है, करेंसी एंड कैश रिजर्व विथ बैंक। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक दोनों में कॉमन है। इसके बाद डिफरेंस क्या है? मनी में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड है और हाई पावर मनी में कैश रिजर्व विथ बैंक इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक
तुम्हारा मनी के कॉन्सेप्ट में है। तो जब इसमें कैश रिजर्व को ऐड करते हैं तो क्या है कि हमारा जो मनी सप्लाई है वो एक ब्रॉडर टर्म में जा रहा है। मनी सप्लाई इससे क्या है कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, करेंसी पब्लिक के पास है, इसके बाद उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं कैश रिजर्व जो बैंक के पास है, जितने भी हमारे प्राइवेट और पब्लिक बैंक हैं, उसके एडिशन को जब हम करते हैं तो हमारा एक ब्रॉड फिगर निकल के आ रहा है। तो इस वजह से पब्लिक के साथ जब कैश रिजर्व को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास एक ब्रॉडर फिगर निकल के आ रहा है, और दिस इज वाई इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। एक रीजन और है हाई पावर्ड मनी कंपेयर टू एम बिकॉज कैश रिजर्व सर्व एज द एक्चुअल बेस फॉर जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। चलो अब इस कंसेप्ट को अभी हम जब मनी क्रिएशन कॉन्सेप्ट देखेंगे वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि हाई पावर्ड का एक रीजन ये भी है कि जब मनी को क्रिएशन किया जाता है थ्रू डिपॉजिट ऑफ मनी, तो इसमें जो हमारे पास रिजर्व्स हैं उनका एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल होता है मनी क्रिएशन में। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे यही दो चीज ध्यान में रखना कि हाई पावर्ड मनी में करेंसी विथ पब्लिक और प्लस कैश रिजर्व विथ बैंक, ये दो चीजों को कंसिडर करके हम हाई पावर्ड मनी कहेंगे। मनी में केवल एक ही चीज इन्वॉल्व है ना, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट, दो चीजें, करेंसी विथ पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है? यस सर। तो और क्लियर करें? नो सर, सर ठीक है। क्लियर। चलो ठीक है, तो मनी सप्लाई हो गया, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हो गया, और हमें क्या देखना है इसमें, तो ये चीज हो गया। अब हम मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट आज देख लेते हैं। तो आज हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ मनी बाय बैंकिंग सिस्टम। तो मनी क्रिएट कैसे होता है? कमर्शियल बैंक हमने देख लिया, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? Central bank is the function वो of डिपॉजिट accepting एक्सेप्ट deposit करते on हैं। demand. दो ही चीज है कमर्शियल बैंक में, एक वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसके बदले लोन्स Advance एंड loan. एडवांस लोन देते हैं। एडवांसेज वो रिलीज करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कमर्शियल बैंक। तो मनी क्रिएशन का सिस्टम और इवोल्यूशन कहाँ से आया, एक थोड़ा सा एक स्टोरी देख लेते हैं। तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है क्या, गोल्ड स्मिथ वाली स्टोरी? सर नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ तुम्हारा कौन होता है? सोनार, वही होता है ना? यस सर, यस। तो एक गांव में एक रामू हुआ करते थे। तो रामू के पास सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तो गोल्ड का ही डिपॉजिट कर लो। तो पहले जो ट्रांजैक्शन होते थे, जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम क्या करते थे, गोल्ड का एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम के बाद अगर सपोज कर लो कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले में, उस टाइम पे हमारे पास करेंसी नहीं थी, तो सेम उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में उतने अमाउंट का हम गोल्ड से एक्सचेंज कर लेते थे। गोल्ड क्या है, एक प्रीशियस मेटल होने की वजह से गोल्ड को रामू ने क्या किया कि गोल्ड स्मिथ के पास डिपॉजिट कर दिया और बोला कि आप इसके बदले में मुझे एक रिसिप्ट जारी कर दो या फिर एक डॉक्यूमेंट जारी कर दो जो वो रिप्रेजेंट करे कि आपके पास मैंने आपके पास गोल्ड का डिपॉजिट रखा हुआ है। तो उस डिपॉजिट रिसिप्ट के बदले में मैं मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज कर सकता हूँ। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब यही चीज क्या है, रामू के अलावा और बाकी लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया। उनके पास जो भी गोल्ड के रिजर्व्स थे या जितने भी गोल्ड थे, उन्होंने गोल्ड स्मिथ के पास जाके डिपॉजिट करना चालू कर दिया। ए बी सी डी ई एफ जितने भी पर्सन हैं वो सब यहाँ पे डिपॉजिट करने लगे, और एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी गोल्ड स्मिथ के द्वारा रिलीज किए गए रिसिप्ट को वो पेमेंट के फॉर्म में या फिर मनी के फॉर्म में
या फिर करेंसी के फॉर्म में उन्होंने वहां से एक्सेप्टेंस चालू कर दिया। तो अब यहां से क्या हुआ कि मनी का इवोल्यूशन कह सकते हैं कि हो गया, क्योंकि गोल्ड स्मिथ जो भी रिसिप्ट जारी करता उस रिसिप्ट के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चालू हो गया। तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मनी के इवोल्यूशन की कहानी अलग है, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे जस्ट फॉर द रेफरेंस आपकी मनी का क्रिएशन कैसे होता है उस रेफरेंस में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो रिसिप्ट को हमने कंसिडर किया कैसे कि मनी के फॉर्म में, और इट वाज वेरी एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन द मार्केट। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो ट्रांजेक्शन करने के लिए इस रिसिप्ट का इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह से गोल्ड स्मिथ के पास सपोज कर लो कि 100 रुपीज का गोल्ड का डिपॉजिट आ गया। जब गोल्ड का डिपॉजिट आ गया तो सब लोग तो रिसिप्ट से ही काम चला रहे हैं, लेकिन अभी भी गोल्ड स्मिथ के पास ये 100 रुपीज का रिजर्व तो पड़ा हुआ है ना। यस सर। अब यहाँ पे सीन ये है कि एट द सेम टाइम यहाँ से ये अपना गोल्ड का डिमांड करने तो कोई आ नहीं रहा है। यस सर। जितने भी लोग हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सब लोग एक साथ तो इसको डिमांड करने आएंगे नहीं। तो क्या गोल्ड स्मिथ अगर कोई लोन बोरो करने के लिए आएगा तो क्या इसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको दे सकता है? यस सर। तो सपोज कर लो कि ये 25 रुपीज इसने किसी पर्सन को पर से एक्स है उसको दे दिया, ठीक है। एक्स को गोल्ड स्मिथ ने आउट ऑफ दिस अमाउंट, आउट ऑफ दिस रिजर्व 25 रुपीज का एक रिसिप्ट दे दिया। रिजर्व तो अभी भी उसके पास ही है ना, 100 यस रुपीज सर। तो अभी भी उसी के पास है। हाँ लेकिन आउट ऑफ दैट उसने क्या किया, एक रिसिप्ट उसको जारी कर दिया, कितने का? 25 का। और अगेन ये एक्स ने इसको यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दिया। तो लोन के फॉर्म में ये जो 25 रुपीज है ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्रिएट हो गया। यस सर। और हमारा ये 100 रुपीज का अमाउंट था उसमें जाके ये ऐड हो गया, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 125। 125। तो इस तरह से मनी क्रिएशन आउट ऑफ मनी हमने कर दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई में भी और बैंकिंग सिस्टम में भी की जाती है। अब किस तरह से बैंकिंग सिस्टम इसको एडॉप्ट करती है और अपने बैलेंस शीट में शो करती है, अब हम उसको देखते हैं। ये वाला स्टोरी क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम में यही वाला स्टोरी हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि एसेट्स क्या होते हैं? सर एसेट्स, बताओ। सर जो हमको कैसे कन्वर्ट कर सके, कोई भी जो हमारे कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो आप ऑन करते हो या फिर जो आप क्लेम कर सकते हो, यही है ना। और लाइबिलिटी का मतलब आपको यहाँ पे कोई भी जो हमको अमाउंट पे करना है। पे करना है, पेमेंट यस सर। करना है, तो ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। अब यहाँ से यही चीज हम देखते हैं कि बैंक के रेफरेंस में एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है। अगर यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल सेविंग डिपॉजिट का एग्जांपल ले लो, तो सेविंग डिपॉजिट हमारा लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये बारो डिपॉजिटर का मनी है, ये जब भी हाँ बैंक के पास आएगा यस सर। तो हमें इसको वापस करना पड़ेगा। यस सर। तो जो भी हमारा डिपॉजिट होता है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो, करेंट डिपॉजिट हो, ये हमारा बैंक का लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। एसेट्स क्या होते हैं?
लोन, सर लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक ने आपको लोन दिया, ये भी लाइबिलिटी है सर। पक्का? हाँ, क्योंकि हमको तो फ्यूचर में बैंक पे से लोन करना लिए तो हमारी लायबिलिटी ही ना हुई। सोचो। सर बैंक से हम लोन लिए हैं ना, ओवरड्राफ्ट हुआ तो ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी ही हुआ। अच्छा, ये बात है। चलो, मेरे पास 1 लाख रुपया था और 1 लाख रुपया मैंने तुमको दे दिया। इसके अलावा मेरे पास एक BMW गाड़ी थी, वो मैंने तुमको दे दिया। तो अब ये बताओ कि वो मेरे एसेट्स थे कि लायबिलिटीज थे? सर आपके लिए एसेट्स हैं। तो आपके लिए ऐसी तभी तो एसेट्स आप है ना? दिए। हाँ। हाँ। उसी वे में तुम सोचो, हम्म। बैंक अगर आपको लोन देता है तो लोन आपके लिए लायबिलिटी बनेगी ना, आप लोन फिर वापस बैंक को दोगे ना। हाँ सर। वही तो सर हम लोग भी बोल रहे थे। तो हाँ। लोन फिर बैंक का एसेट्स हुआ ना, लायबिलिटी कैसे हुआ, ये मैं सर हम समझाना चाह रहा हूँ। आप बैंक के सर हिसाब हम से लोग सोच रहे हैं, अपने हम पॉइंट लोग ऑफ व्यू से बैंक के पूछे, हिसाब से आप सोच रहे हैं। आपको बोलना चाहिए था कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे तो फिर बैंक के पॉइंट, अब यहाँ पे मैं बैंकिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूँ ना। सर तो हम लोग को हाँ लगा सर, तो कि बैंक के लिए एसेट्स है। चलो ठीक है, कस्टमर्स के ठीक है, हिसाब से। ठीक है, ठीक है। मैं लोन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि लोन, अगर लोन्स एंड एडवांसेज बैंक के हैं, बैंक ने दिए हाँ हैं सर। पब्लिक को। हाँ सर, तो वो तो उसका एसेट्स ही होगा। हाँ ठीक है, वही चीज है। चलो फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। चलो, तो ये क्लियर है, हाँ एसेट सर। और लायबिलिटी। या- यहाँ पे बैंक के या अगर सर। कोई रिजर्व भी है, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो रिजर्व पार्ट भी क्या होगा बैंक का? उसके लिए एसेट्स होगा। एसेट्स, एसेट्स होगा। और एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा? एसेट्स इक्वल टू। लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, वही वाला कॉन्सेप्ट। हाँ। यस सर। और एसेट्स में मान लो कोई लोन्स और एडवांसेज नहीं है, केवल मेरे पास रिजर्व ही है, तो रिजर्व अगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल। तो सपोज कर लो हमारे यहाँ पास कैपिटल भी नहीं है, लायबिलिटी के फॉर्म में केवल हमारे पास डिमांड डिपॉजिट है, तो रिजर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट। अब हम इसको एक एग्जांपल से मनी क्रिएशन देखते हैं। तो एसेट्स इक्वल टू लोन्स एंड एडवांसेस, और ये तुम्हारा रिजर्व्स का भी पार्ट आ जाएगा, और लायबिलिटीज में जितने भी तुम्हारे डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे अब? मनी क्रिएशन। अच्छा, यहीं से अगर हमें नेटवर्थ निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी। लायबिलिटीज। हाँ। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि लिमिट्स टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मनी मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं और फिर देखते हैं। क्या एक बैंक एक अनलिमिटेड अमाउंट तक मनी क्रिएट कर सकती है? सर हम्म अनलिमिटेड, सर हम्म क्रिएट तो कर सकती है पर अनलिमिटेड भी कर, हम्म क्योंकि बैंक देता है कम इंटरेस्ट, लेकिन बैंक देगा, अगर आप बैंक से लोगे तो आपको कम इंटरेस्ट देगा, हम्म लेकिन अगर वो खुद। चलो, अभी जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ वहीं से 2 कंसेप्ट हमारे निकल के आएंगे, कैश रिजर्व रेशियो CRR और SLR। स्टैट्यूटरी SLR रिजर्व रेशियो। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैन आवर बैंक गिव दिस क्वेश्चन। मनी क्रिएशन में
अगर 500 का एक एग्जांपल लिया जाए और वो जो प्रोसेस चल रहा था गोल्ड स्मिथ वाला, अगर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए तो 500 से क्या होगा कि कोई लिमिट नहीं होगी कि हम कितना मनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। समझ रहे हो? कोई भी यहाँ पे लोन लेने के लिए आएगा, आउट ऑफ दैट आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कंसीडर करके आप उसको एक करेंसी या रिसीप्ट प्रिंट करके आप देते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आता है आरबीआई का रोल, और आरबीआई कहती है कि जितने भी आपके डिपॉजिट हैं उस डिपॉजिट पे आपको एक मिनिमम रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, पर से 20%। मतलब आपके पास अगर 500 का अमाउंट है तो आप उसका 20% एज ए रिजर्व रख के, मतलब कितना हो गया 100 100। 100 रुपये। रुपये रख के आप 400 एज ए मनी सर्कुलेट कर सकते हो, मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड दैट। अगर ये चीज नहीं होता तो अप टू हम 500, और इस प्रोसेस में बियॉन्ड 500 हम मनी क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आरबीआई ने एक रिजर्व रेशियो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन लगाया बैंक के ऊपर कि आप जितना भी मनी है आप उसमें पर्टिकुलर सीआरआर पे हमारा फोकस रहेगा, एसएलआर के लिए मनी क्रिएशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक सीआरआर का पोर्शन रख के आप मनी क्रिएट करोगे, मनी सप्लाई क्रिएट करोगे। यहाँ पे अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कॉलम 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4। राउंड 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट इन बैंक है, यहाँ पे रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड है, और कॉलम 4 में लोन कितना दिया जा रहा है। यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने बैंक में डिपॉजिट देखा कि 100 रुपीज का है। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना का था 20% का, तो 20 रुपीज हमने आउट ऑफ 100 रुपीज निकाल लिया। लोन हम कितने का देंगे 80 रुपीज का। 80। अब ये 80 रुपीज से हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। ठीक है, हाँ सर। ये 80 रुपीज फॉर सपोज कर लो कि बैंक में फिर से डिपॉजिट हो जाता है, तो ये कितना बन गया 180, 100 प्लस 180। तो अब यहाँ पे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 180, 180। सर 180। हाँ, तो सर यहाँ पे सिर्फ 80 ना डिपॉजिट होगा फिर से। हाँ, तो 80 आप डिपॉजिट 180 होगा किए हैं। और 100 तो इसके पास ऑलरेडी है ना तो डिपॉजिट सर का ये तो फॉर्म। टोटल हो जाएगा, तो फिर से उसमें सिर्फ 80 लिखे ना। देखो 100 यहाँ पे पहले से था, याद करो लास्ट वाला जो हमने गोल्ड स्मिथ वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया था। हाँ 100 100 में हाँ 100 125 प्लस हो किया रहा था, था। तो क्या हो गया था हाँ 125 हाँ हाँ। इंक्रीज हो गया था ना। सेम वे में भी ये भी हम यहाँ पे मनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 100 के बाद रिजर्व हमने रख लिया। तो हमने क्या देखा कि अब हम अप टू 80 रुपीज का लोन हम दे सकते हैं। तो हमने 80 का जब लोन दिया तो अब बैंक के पास ये एसेट के फॉर्म में आ जाता है ना। हमने क्या देखा कि जो भी लोन्स और लाइबिलिटीज है वो बैंक के एसेट्स हैं। हाँ। तो यहाँ हम अभी डिपॉजिट के फॉर्म में ही कंसीडर कर रहे हैं, अभी एसेट्स और लाइबिलिटी के पार्ट में नहीं जाएंगे। ये लोन सपोज कर लो कि फिर से बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे गोल्ड स्मिथ के पास ये वो 125 कैसे हुआ था, वो रिसिप्ट जो उसको मिला था वो वो फिर से डिपॉजिट हुआ था। फिर से डिपॉजिट हुआ था। तो ये लोन भी अगर फिर से डिपॉजिट हो जाए
तो ये 180 हो जाएगा। इसमें से फिर 20% का हमारा रिक्वायरमेंट है कि आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है। तो ये कितना हो गया? 36। 36। और ये 36 हमारे पास इनिशियल कितना डिपॉजिट था? इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना था? 100। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास अमाउंट कितना आएगा? 64। तो अब सेकेंड स्टेज में हम कितने तक का लोन दे पाएंगे? 64। 64। और इसी तरह से तुम्हारा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक 100 ना हो जाए। कौन से अमाउंट 100 ना हो जाए? सर रिक्वायर्ड रेशियो। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट है 100 है, तो हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। क्यों? हाँ। कि एट ए टाइम हमारे ये डिपॉजिट होल्डर्स अगर आ गए तो हमें उनको वापस करना पड़ेगा। हाँ। इसलिए हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट था उसको हमने फुलफिल किया, और एट ईच स्टेज ऑफ मनी मल्टीप्लिकेशन एक रिजर्व प्रोपोर्शन को हमने क्रिएट किया। और तब तक हम लोन क्रिएट कर सकते हैं, तब तक मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब तक कि हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट 100 ना हो पूरा जाए। ना हो। 100 मतलब ये वाला जो हमारा डिपॉजिट का अमाउंट है वो इसकी कंप्लीट ना हो डबल ना जाए। हो जाए। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब हमारा ये वाला पार्ट 100 हो जाएगा रिजर्व रिक्वायरमेंट का, तो हम लोन का अमाउंट कितना दे पा रहे होंगे? 400। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 500। 500। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सर। चलो बढ़िया। तो इस तरह से मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अब हमारा निकल के आएगा। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे हमारा CRR कितना था? 20%। तो 20% ये कितना निकल के आएगा? सर 0.05। 0.05। और यहाँ पे हमारे अमाउंट कितना था? 100 का। 100। मतलब हम 5 टाइम्स मनी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास 20% का CRR CRR। होता। तो 5 टाइम्स हम मनी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हो 5 टाइम्स आया था ना? हाँ सर। ये 100 था, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था? और 100 का रिजर्व हुआ। इट मीन्स एडिशनल हम कितना क्रिएट कर पा रहे थे? 400। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और ये जो पूरी कहानी बताया हूँ, अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकता है, हाँ सर। यस। कि कितने टाइम्स हम मनी जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास CRR का इतना रेशियो होता। ये है, या फिर CRR का रेशियो 20% है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा? ये वाला पोर्शन। 400। हाँ। तो ये इक्वेशन अपना कैलकुलेशन में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दें। हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है। तो कुछ तुम लोग को एडिशनल सीखने को मिल रहा है क्लास से, कि वही सब रिपीट हो रहा यस है? सर, कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। आयुषी तुमको? हाँ सर हो रहा है। चलो बढ़िया। तो लास्ट टाइम का MCQ कौन सा था? एक बार ओपन करे क्या उसको? नहीं सर वो हो गया था, पता है वो जो था ना कि करंट प्राइस को नॉमिनल पे करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस को नॉमिनल पे करते हैं, तो फिर बुक हाँ में से सर मैच मेरा किया। भी गलत हो गया था, मैं करेंट लगा दी थी, कांस्टेंट होगा। हाँ हाँ, मेरा भी उसको यही उसको गलत। देखो, करेंट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस है, और कांस्टेंट प्राइस का मतलब बेस प्राइस, ये याद रखना।
सर वही हम सोचे थे रियल वाला दिया है तो बेस होना चाहिए, तो बेस नहीं है तो फिर हमको लगा कॉन्सेप्ट करेंट वही है, यहाँ पे केवल वर्ड चेंज हुआ और तुम लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ कंस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है कि जब हमने बेस प्राइस लिया तो बेस प्राइस में क्या है कि हमने वही फिगर ओवर द ईयर लिया ना, तो उस पे हमने क्या रियल जीडीपी कैलकुलेट किया था, वही वाला क्वेश्चन था ना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। यस सर हाँ रियल जीडीपी में रियल नेशनल इनकम बेस वाला टैक्स का। अमाउंट लिया था, जब बेस वाला अमाउंट ले रहे हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, वो हमारा अमाउंट क्या है, कंस्टेंट है। हाँ सर। करेंट प्राइस का मतलब क्या है, वो ईयर वाइज जो मार्केट प्राइस है वो वाला प्राइस है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मनी का, बैंकिंग सिस्टम के जो भी टूल्स हैं, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। हाँ सर। ठीक है, ठीक है तो यहाँ पे एसएलआर और सीआरआर को मैंने डिफाइन नहीं किया। सीआरआर का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है कि कोई भी कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट्स का कितना पोर्शन कैश के फॉर्म में उनके पास रखना होता है। यस तो जो सीआरआर का अमाउंट होता है वो बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है या आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के पास। आरबीआई के पास, हाँ यस कॉन्फिडेंट हो। हाँ सर। तो सीआरआर में आरबीआई के पास रखना रहता है और और एसएलआर का एसएलआर में पार्ट, खुद के पास रखना, खुद के पास एसएलआर का रखना पार्ट रहता है। खुद के पास बैंक के होता है। पास होता है। हाँ एसएलआर में यस हमारे क्या क्या आइटम आते हैं, सर आइटम तो नहीं पता है। स्टैट्यूटरी बस डेफिनेशन पढ़ लिक्विडिटी रहे हैं। रेशियो बोलते हैं ना इसको। हाँ यस तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास जो भी रिजर्व क्रिएट करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गोल्ड या फिर कैश, आप कैश के फॉर्म में भी एसएलआर को क्रिएट कर सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर गोल्ड है, गोल्ड का भी अगर प्राइसिंग पूछ दे कि एसएलआर में हम जब गोल्ड को रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं उसको किस प्राइस पे रखते हैं, तो याद रखना ये मार्केट प्राइस पे, जो करेंट मार्केट प्राइस है उस प्राइस पे हम इसको रखते हैं। ठीक है। वैसे ये प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है कि तुमसे पूछेगा कि किस प्राइस पे एसएलआर में गोल्ड के रिजर्व को कंसीडर किया जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखना इसको। तो सीआरआर हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो गया, मनी मल्टीप्लायर हो गया, और हमने क्या देखा, मनी सप्लायर, फिर M1, M2, M3, M4, इतना हो गया आज का। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे अपने कौन कौन से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट रेशियो, मार्जिन तो रिक्वायरमेंट। उसमें राशनिंग वगैरह भी सब पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स दोनों पढ़ेंगे हम। यस सर। चलो ठीक।